एक स्थिति के बारे में सोचते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। मान लीजिए किसी घर की सुरक्षा के लिए एक गार्ड या चौकीदार की सख्त जरूरत है। हाँ, जहाँ पर उस परिवार की पूरी जीवन भर की जमा पूंजी और भविष्य रखा हो। बिल्कुल। तो अब होता क्या है कि वहाँ कई लोग नौकरी मांगने आते हैं, लेकिन जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं तो एक आदमी के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा निकलता है जो होश उड़ा दे। कैसा रिकॉर्ड? उस पर मर्डर का केस चल रहा है, अपहरण के आरोप हैं और उसका पिछला इतिहास पूरी तरह से हिंसा से भरा हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर घर की रखवाली के लिए एक गार्डन रखना हो तो क्या कोई ऐसे इंसान को नौकरी पर रखेगा जिस पर मर्डर का केस चल रहा हो? अरे कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी समझ हो वो इसका जवाब नहीं में ही देगा, कभी नहीं। वही तो। लेकिन जब बात देश चलाने वालों की आती है, हमारे सांसदों की आती है, तो ये बुनियादी नियम अचानक से क्यों बदल जाता है? मैं यही सोच रहा था। ये सच में एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जब हम सत्ता के गलियारों की बात करते हैं तो ये समस्या किसी एक खास राजनीतिक दल या किसी लेफ्ट विंग या राइट विंग विचारधारा तक सीमित नहीं है। एकदम सही कहा आपने, और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की हमारी ये पूरी गहरी पड़ताल पूरी तरह से तटस्थ है। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की उस सच्चाई को सामने रख रहे हैं जो फिलों में दबी है। ये पूरा विश्लेषण आकाश कुमार भोई द्वारा दिए गए 12 नेशनल सोर्सेज, चुनाव आयोग के आधिकारिक हलफनामों और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के पक्के डेटा पर आधारित है। हाँ, और आज की इस गहरी पड़ताल का मिशन भी यही है, ये समझना कि कैसे पैसा और अपराध यानी वेल्थ और क्राइम भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बन गए हैं। ये सब किसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री जैसा लगता है, पर यह हमारी राजनीति की सच्चाई है। सच कहूं तो ट्रू क्राइम से भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये असल जिंदगी में हमारी और आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तय कर रहा है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े झटके से जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद सामने आया। एडीआर का डेटा कहता है कि संसद में बैठे 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, मतलब लगभग आधे सांसद। आधे से थोड़ा ही कम। ये नंबर अपने आप में डरावना है। और इससे भी बड़ी बात, पिछले 15 सालों के अंदर दागी या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं की संख्या में 55% की भारी वृद्धि हुई है। मैं जब ये डेटा पढ़ रहा था तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है। ये एक बाकायदा स्थापित होता हुआ सिस्टम है। 2009 में ये आंकड़ा सिर्फ 30% के आसपास हुआ करता था, जो अब बढ़कर 46% पर पहुंच गया है। मतलब ट्रेंड पूरी तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। पर एक सेकंड, यहाँ पे मुझे एक शंका है। अक्सर जब हम आम नागरिक ये डेटा देखते हैं तो दिमाग में एक बात आती है कि ये तो नेता है, इनका काम ही है जनता के लिए सड़कों पर उतरना, धरने प्रदर्शन करना। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो क्या ये 46% का जो आंकड़ा है वो सिर्फ इसलिए इतना बड़ा नहीं दिखता क्योंकि इनमें से ज्यादातर केस सेक्शन 144 तोड़ने या बिना इजाजत रैली निकालने के होते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यही वो जगह है जहां असली खोजी पत्रकारिता की चुनौती शुरू होती है। क्योंकि जब भी किसी दागी नेता से उनके मुकदमों के बारे में पूछा जाता है तो उनका रटा रटाया जवाब यही होता है कि ये तो राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए गए केस हैं, हमने तो जनता की आवाज उठाई थी। एग्जैक्टली, नेता यही तो कहते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन डेटा इस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा देता है। सच्चाई ये है कि इन 543 सांसदों में से 31% यानी 170 सांसदों पर बेहद गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर मामलों से आपका मतलब क्या है? हम किस तरह के अपराधों की बात कर रहे हैं यहाँ? हम उन अपराधों की बात कर रहे हैं जिन्हें कोई भी समाज मामूली नहीं मान सकता। इनमें आईपीसी सेक्शन 302 यानी मर्डर के केस, हत्या का प्रयास, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे खौफनाक अपराध शामिल है। ये कोई राजनीतिक विरोध या धरना प्रदर्शन का नतीजा बिल्कुल नहीं है। बुरा हाल है। तो एक आम वोटर को ये सब पता कैसे चलेगा कि नेता पर सिर्फ धरने का केस है या सच में किसी के मर्डर का? इसका जवाब बहुत सीधा है। चुनाव आयोग का हलफनामा, जिसे एफिडेविट कहते हैं, उसके पार्ट ए आइटम 5 में ये साफ साफ लिखा होता है कि उम्मीदवार पर कौन सी धाराएं लगी हैं। वहाँ क्लियर डिस्टिंक्शन होता है। तो मतलब पूरी जानकारी तो सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती हैं क्यों हैं? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आम जनता ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव जिताती कैसे है? वही तो, दोनों ही बातें समझ से परे हैं।
इसका जवाब विनेबिलिटी बनाम मोरालिटी के उस खतरनाक खेल में छुपा है जिसे इस डीप डाइव में समझना जरूरी है। डेटा ये साबित करता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के चुनाव जीतने के चांस 15.3% होते हैं और साफ छवि वालों के? बेदाग छवि वाले साफ सुथरे उम्मीदवारों के जीतने के चांस सिर्फ 4.4% रह जाते हैं। 4.4 मतलब एक दागी उम्मीदवार के जीतने की संभावना 3 गुना से भी ज्यादा है। पर ऐसा क्यों है? क्या आम लोग डर कर वोट देते हैं? डर एक छोटा फैक्टर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है हमारे सिस्टम का फेल होना। जब किसी इलाके में सरकारी मशीनरी ठीक से काम नहीं करती, न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती, तो वहां की जनता को एक बाहुबली या रॉबिनहुड की तलाश होती है। हाँ, उन्हें लगता है कि जो इंसान पुलिस और नियम कानून को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, वही उनका रुका हुआ काम भी जल्दी करवा सकता है। बिल्कुल, उन्हें असर चाहिए और पार्टियों को ये बात बहुत अच्छे से पता है। उन्हें चुनाव जीतने के लिए एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसके पास बाहुबल भी हो और बेहिसाब पैसा भी। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अपराध तो इस पूरी ट्रू क्राइम वाली कहानी का सिर्फ एक सिरा है। दूसरा और शायद ज्यादा गहरा सिरा है पैसा, और हमारे सोर्सेज इस पर बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। हाँ, वेल्थ सर्च का डाटा सच में चौंका देने वाला है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं ये पढ़ रहा था तो आंखें फटी रह गईं। दोबारा चुने गए सांसदों की संपत्ति में औसतन 40% से लेकर 500% तक का इजाफा दर्ज किया गया है, और कुछ मामलों में तो ये ग्रोथ 900% तक भी देखी गई है। 900%? आम आदमी इस रेट ऑफ रिटर्न का सपना भी नहीं देख सकता। वही ना। पर एक मिनट के लिए अगर हम डेविल्स एडवोकेट बने, क्या ये सिर्फ एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का नतीजा नहीं हो सकता? आखिर प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ते ही हैं, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है। क्या हम सिर्फ अमीर होने को भ्रष्टाचार मान रहे हैं? ये तर्क अक्सर नेताओं द्वारा दिया जाता है कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन इस ग्रोथ की गहराई में जाने पर असलियत कुछ और ही नजर आती है। हलफनामे में उम्मीदवार अपना पेशा क्या बताते हैं? ज्यादातर तो सोशल सर्विस यानी समाज सेवा या फिर खेती बताते हैं। ठीक। अब ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है जहां एक समाज सेवक की संपत्ति महज 5 सालों में 50 लाख रुपए से छलांग लगाकर 5 करोड़ रुपए हो जाती है? इतनी लग्जरी गाड़ियां कहां से आती हैं अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं? जब हम डेटा को क्रॉस रेफरेंस करते हैं तो पता चलता है कि यह पैसा हवा से या सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं आ रहा है। तो फिर इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? ये 500% वाला जादू आखिर होता कैसे है? इसको एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। चुनाव जीतकर जब पावर मिलती है तो उस पावर का इस्तेमाल जानकारी और प्रभाव हासिल करने के लिए होता है। मान लीजिए सरकार किसी इलाके से नया हाईवे या एयरपोर्ट निकालने वाली है। ठीक है। ये जानकारी आम जनता तक पहुंचने से बहुत पहले एक प्रभावशाली नेता को मिल जाती है। वो नेता अपने करीबियों या शेल कंपनीज के जरिए वहां करोड़ों के दाम में एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि खरीद लेता है। और फिर जैसे ही प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट की घोषणा होते ही उस जमीन का लैंड यूज बदलकर कमर्शियल कर दिया जाता है। रातों रात उस जमीन की कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। फिर बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर अपने ही परिवार वालों या दोस्तों को दिलवाए जाते हैं। ये तो पावर और पैसे का एक पूरा विशेष साइकिल बन गया। चुनाव जीतने के लिए पैसा चाहिए और सत्ता में आने के बाद उसी पावर से और पैसा बनाया जाता है ताकि अगला चुनाव और मजबूती से लड़ा जा सके। इसमें विचारधारा जैसे कोई चीज बची ही नहीं। ये तो विशुद्ध रूप से एक इन्वेस्टमेंट गेम लग रहा है। एकदम सही पकड़ा है आपने। ये पूरी तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन बन चुका है और इसी इन्वेस्टमेंट गेम की ऑडिटिंग करना सबसे जरूरी है। पर लोग तो सिर्फ एसेट्स पर ध्यान देते हैं। वही तो समस्या है। जब भी चुनाव आते हैं तो हर कोई सिर्फ उम्मीदवार की संपत्ति या एसेट्स पर बात करता है। मीडिया में भी सिर्फ यही चर्चा होती है कि फला नेता कितने करोड़ का मालिक है, लेकिन कोई भी हलफनामे के उस हिस्से को नहीं देखता जहां लायबिलिटीज यानी कर्ज का जिक्र होता है। लायबिलिटीज? पर कर्ज होना कोई अपराध तो नहीं है ना? कोई भी आम व्यक्ति अपने बिजनेस या घर के लिए बैंक से लोन ले सकता है। इसमें इतना बड़ा खतरा क्या है खोजी पत्रकारिता के हिसाब से? कर्ज लेना बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन राजनीति में ये भविष्य के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसे ध्यान से समझिए। अगर किसी नेता के हलफनामे में ये दिखता है कि उस पर 50 करोड़ रुपए का बैंक लोन है और उसकी घोषित आय का स्रोत इस लोन की EMI चुकाने के लिए काफी नहीं है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? हाँ,
अगर उसकी इनकम लाखों में है और ईएमआई करोड़ों में, तो हिसाब तो गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल। जब ऐसा व्यक्ति भारी कर्ज के बोझ तले दबकर सत्ता में आता है तो वहां सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। उस कर्ज को उतारने के लिए वो नीतियों को तोड़ मरोड़ सकता है या बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ करप्ट डील्स कर सकता है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। सिस्टम का गलत फायदा उठाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये नजरिया तो वाकई में बहुत कम लोग अपनाते हैं। मतलब हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि नेता कितना अमीर है, बल्कि ये भी गहराई से देखना है कि वो कहीं किसी का भारी कर्जदार तो नहीं है, क्योंकि वही कर्ज बाद में उसके फैसलों को खरीद लेगा। और इस कर्ज और पैसे के पूरे खेल में एक और बड़ा मायाजाल है जिसे हमें इस पड़ताल में एक्सपोज करना जरूरी है। शैडो कैंडिडेट्स या प्रॉक्सी पॉलिटिक्स। ये वो हिस्सा है जो किसी लीगल थ्रिलर फिल्म के प्लॉट ट्विस्ट जैसा लगता है। हाँ, प्रॉक्सी पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति का एक बहुत ही कड़वा सच है। शैडो कैंडिडेट्स के इस फैमिली बिजनेस मॉडल को एक उदाहरण से समझें तो बात साफ होती है। तो मान लीजिए एक बहुत ही मशहूर बाहुबली नेता है जिस पर कई गंभीर केस चल रहे हैं। अचानक कोर्ट का फैसला आता है, उसे सजा हो जाती है और उसके चुनाव लड़ने पर बैन लग जाता है। अब आम जनता को और मुझे भी लगेगा कि चलो सिस्टम ने ठीक काम किया, एक अपराधी तो बाहर हुआ। लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक कदम पीछे हटता है और अगले ही चुनाव में उसी इलाके से अपनी पत्नी या अपने 25 साल के बेटे को खड़ा कर देता है, जिसका राजनीति या जनता के मुद्दों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और चुनाव आयोग के पेपर्स पर वो एकदम क्लीन या बेदाग उम्मीदवार दिखाई देगा। उसके नाम पर कोई मर्डर केस या वसूली का आरोप नहीं होगा। एग्जैक्टली। लेकिन पर्दे के पीछे रिमोट कंट्रोल उसी बाहुबली के हाथ में होता है। प्रॉपर्टी और एसेट्स परिवार के उसी शैडो सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ताकि पैसा घर में ही रहे। इसलिए जब किसी उम्मीदवार के बैकग्राउंड की जांच की जाए तो ये अलर्ट रहना बहुत जरूरी है कि कहीं वो चेहरा किसी बैन हो चुके अपराधी का डमी तो नहीं है। आखिर पावर और चुनाव जीतने के बाद साइन करने का हक किसके हाथ में जाने वाला है, ये देखना जरूरी है। और जब इन शैडो कैंडिडेट्स और दागी नेताओं की इन सब कमियों पर जनता में सवाल उठने लगते हैं, जब वोटर उनसे 500% बढ़ी हुई संपत्ति या उनके खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों का हिसाब मांगने लगते हैं, तो क्या होता है? ध्यान भटकाने का खेल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और ध्यान भटकाने के लिए सबसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है, झूठ और नफरत। हलफनामों में लिखी झूठी डिग्रियों का एक बहुत बड़ा स्कैम हमेशा चर्चा में रहता है, जहां नेता ऐसी यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर इससे भी बड़ा और खतरनाक वायरस कुछ और है, जिसका जिक्र आकाश कुमार भोई के डेटा में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है, हेट स्पीच। सही कहा आपने। हमारे सोर्सेज के ऑफिशियल डेटा के अनुसार 43 निर्वाचित सांसदों पर हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषणों के आधिकारिक मामले दर्ज है। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इतने सारे चुनाव जीते हुए नेताओं पर एक ही तरह के हेट स्पीच के केस हों? इसका कनेक्शन सीधा उनके भ्रष्टाचार और क्राइम से जुड़ता है ना? क्या ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है? ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो हेट स्पीच वाला नेता कभी भी इलाके के विकास पर, उनकी टूटी हुई सड़कों पर, स्कूलों पर या अपनी 500% बढ़ी हुई बैंक बैलेंस पर चर्चा नहीं करना चाहेगा। हाँ, वो चाहेगा कि मुद्दा हमेशा भावनाओं पर टिका रहे। उसका पूरा राजनीतिक वजूद ही समाज को बांटने और एक सॉलिड लॉयल वोट बैंक बनाने पर टिका होता है। जब लोग आपस में ही धर्म या जाति के नाम पर लड़ने में व्यस्त हो जाएंगे तो उनमें से कोई भी उस नेता से उसकी छिपी हुई लायबिलिटीज या उसके प्रॉक्सी कैंडिडेट होने पर सवाल नहीं पूछेगा। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमारा और इस डीप डाइव को सुनने वालों का आगे का कदम क्या होना चाहिए? एक आम इंसान जो अपना जीवन ईमानदारी से जी रहा है, जो हर महीने टैक्स भरता है, वो इस इतने बड़े नेक्सस का मुकाबला आखिर करेगा कैसे? उम्मीद वहीं से आती है जहां से इस पूरे सिस्टम को चलाने की ताकत मिलती है, कानून और सिस्टम के भीतर से। हमें सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद ऐतिहासिक कदम पर ध्यान देना होगा। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक राइट टू नो मैंडेट सामने आया है। राइट टू नो यानी जानने का अधिकार? हाँ, इस मैंडेट ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अगर कोई भी उम्मीदवार अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी अपने पिछले किसी भी आपराधिक इतिहास को चुनाव हलफनामे में जानबूझकर छुपाता है तो उसका चुनाव सीधे तौर पर रद्द किया जा सकता है। नल एंड वॉइड
ये बहुत बड़ा बदलाव है। इतना ही नहीं, हर राजनीतिक दल के लिए अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो जनता को पारदर्शी तरीके से बताएं कि उन्होंने एक दागी व्यक्ति को टिकट क्यों दिया और उसकी जगह उस इलाके के किसी साफ सुथरी छवि वाले आम व्यक्ति को क्यों नहीं चुना। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये कानून और नियम कागज पर तो बहुत जबरदस्त लगते हैं, पर क्या ग्राउंड रियलिटी में एक आम वोटर सच में इन फाइलों और इस कॉम्प्लेक्स डेटा तक पहुंच सकता है? आज के इस डिजिटल युग में ये काम अब किसी टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जितना ही आसान एक आम वोटर के लिए हो गया है। और इसमें कोई चार्जेस भी नहीं लगते। चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप और KYC ऐप यानी नो योर कैंडिडेट जैसी डायरेक्ट सुविधाएं दी हैं। हाँ, मैंने भी चेक किया था। स्मार्टफोन में ये ऐप आसानी से डाउनलोड की जा सकती है और इसके जरिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर किसी भी उम्मीदवार की पूरी आर्थिक और आपराधिक कुंडली निकाली जा सकती है। उस कुंडली का लीगली नाम है एफिडेविट फॉर्म 26, जिसके बारे में हमने भी बात की थी। बस ऐप में उम्मीदवार का नाम और चुनाव क्षेत्र टाइप करना होता है और वो पूरा फॉर्म 26 स्क्रीन पर आ जाता है। वहां जाकर कोई भी पर्सनली देख सकता है कि उस नेता पर कौन-कौन से मामले दर्ज हैं, उसकी कुल संपत्ति कितनी है और सबसे जरूरी उस पर बैंकों का कितना कर्ज है। मीडिया में या टीवी पर बनी हुई साफ सुथरी छवि अक्सर PR एजेंसीज और मार्केटिंग का कमाल होती है। वहां पर हजारों करोड़ खर्च होते हैं अपनी छवि सुधारने के लिए, लेकिन यह हलफनामा एक लीगल डिक्लेरेशन है। इसमें झूठ बोलना सीधे कानून का उल्लंघन है। और यही वो पॉइंट है जहां आज के इस पड़ताल के सारे ठोस मुद्दे एक साथ जुड़ जाते हैं और हम उस चेकलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो आकाश कुमार भोई के डेटा और इस विश्लेषण से निकलकर आती है, एक 10 पॉइंट्स स्कोरकार्ड। बिल्कुल, इन 10 पॉइंट्स को हर एक नागरिक को चुनाव में वोट डालने से ठीक पहले चेक करना चाहिए, अपने खुद के मोबाइल पर चुनाव आयोग के पोर्टल को यूज करते हुए। चलिए इस चेकलिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 0 सीरियस क्राइम। हमें फॉर्म 26 के पार्ट A आइटम 5 में जाकर देखना है कि क्या मर्डर या महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर अपराध वहां पर शून्य हैं। अगर वहां IPC की ऐसी कठोर धाराएं हैं तो वहीं रुक जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है संपत्ति की लॉजिकली जांच। अगर पिछले 5 सालों में नेता की संपत्ति में 500% या उससे भी ज्यादा की वृद्धि हुई है, तो क्या फॉर्म में उस आमदनी का कोई लॉजिकल सोर्स दिया गया है या सिर्फ समाज सेवा लिखा है। तीसरा पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, कर्ज का ऑडिट। हमें उस फॉर्म के लायबिलिटी सेक्शन में चेक करना है कि क्या कोई ऐसा भारी बैंक लोन है जिसकी वजह से भविष्य में भ्रष्टाचार होने या पॉलिसीज बिकने का डर पैदा हो सकता है। चौथा है शैडो कैंडिडेट अलर्ट। ये जानना जरूरी है कि जिसे हम वोट दे रहे हैं, क्या वो किसी बैन हो चुके बाहुबली का डमी या उसी परिवार का मेंबर तो नहीं है जो सिर्फ पर्दे के पीछे से कंट्रोल होगा। पांचवा पॉइंट है डेटा को क्रॉस रेफरेंस करना। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर उम्मीदवार के हलफनामे का खुद डायरेक्ट अध्ययन करना। छठा पॉइंट B डेटा से जुड़ा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की वेबसाइट का इस्तेमाल। वहां किसी भी उम्मीदवार के नए और पिछले हलफनामों का कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत आसान है, जिससे एसेट ग्रोथ क्लियर दिख जाती है। सातवां पॉइंट, चार्जशीट स्टेटस। हमें यह चेक करना है कि नेता के खिलाफ सिर्फ पॉलिटिकल राइवल द्वारा लिखवाई गई कोई आम FIR दर्ज है या कोर्ट ने सच में सबूतों को देखकर उस पर चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आठवां और बहुत बड़ा पॉइंट, इलेक्शन फंडिंग की पारदर्शिता। नेताजी के चुनाव प्रचार और इतनी बड़ी रैलियों में जो पानी की तरह पैसा खर्च हो रहा है, क्या उसका स्रोत उसकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच करता है। 9वां पॉइंट ग्राउंड रियलिटी का है, हेट स्पीच और इमेज। क्या नेता अपने भाषणों में विकास के बजाय नफरत फैलाने वाले मुद्दों का सहारा ले रहा है तथा कि आपसे इस फॉर्म 26 के सवाल ना पूछे जाएं। और दूसरा आखिरी पॉइंट, एजुकेशनल वेरिफिकेशन। क्या फॉर्म में दी गई डिग्री और उस नेता के भाषणों का लॉजिक आपस में सच में मेल खाते हैं। ये 10 पॉइंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस किसी भी आम नागरिक को एक जांच अधिकारी बना देते हैं। और ये एक बहुत ही एम्पावरिंग और ताकतवर टूल है हमारे पास। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी पड़ताल और डेटा एनालिसिस का निचोड़ निकालें तो बात घूम फिरकर वहीं पर आ जाती है जहां से हमने इंट्रो में शुरुआत की थी। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपना वोट किसी खास विचारधारा, किसी पार्टी के झंडे या किसी नेता के बड़े बड़े लोक लुभावन वादों को दे रहे हैं,
लेकिन डेटा और इन हलफनामों की जो कड़वी सच्चाई है वो यही बताती है कि चाहे जो हो जाए, हर एक वोट अंत में एक इंसान को उसके निजी चरित्र को ही दिया जाता है। और यही तथ्य हमें हमारी आज की इस खोज के सबसे गहरे और शायद सबसे चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक बार ठीक से सोचिए, जब ये साफ तौर पर साबित हो चुका है कि हमारे एक वोट से ही देश के पूरे सिस्टम की दिशा तय होती है, तो क्या सच में इस देश का और आने वाली हजारों पीढ़ियों का भविष्य उन लोगों के हाथों में सौंपा जा सकता है जिन्हें कोई भी आम इंसान अपनी किसी छोटी सी गली की दुकान के गल्ले यानी कैश रजिस्टर पर भी 2 मिनट अकेले बैठने नहीं देगा? एकदम, यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस दागी या बेईमान व्यक्ति को हम अपने बिजनेस में, अपने घर के अंदर घुसने तक नहीं देंगे, जिसके हाथ में अपराध और भ्रष्टाचार का इतिहास है, हम उन्हें सीधे इस देश का सबसे बड़ा खजाना और सब पावर कैसे सौंप सकते हैं? इस आखिरी सवाल पर आज सबको विचार जरूर करना चाहिए। दुकान का गल्ला और देश की सत्ता एक ही जिम्मेदारी मांगती है। और आम लोग अब बेवकूफ नहीं हैं। सच्चाई अब किसी बंद कमरे के डार्क फाइल्स में कैद नहीं है। वो इन ऐप्स पर और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पर सबके सामने मौजूद है। बस उस रॉ डेटा को देखने और उसे सही कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। तो इसी कड़वे लेकिन बेहद जरूरी सच के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। डेटा सार्वजनिक हो चुका है, चुनाव आयोग के टूल्स हर स्मार्टफोन में मौजूद हैं और आखिरी फैसला हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ इस देश के वोटर की आम ताकत में ही है। गहराई से जांचिए और उम्मीदवारों से सवाल पूछिए। और हमेशा याद रखिए, असली बदलाव सिर्फ आंख मूंद कर वोट देने से नहीं, बल्कि एक ठोस और सही जानकारी के साथ वोट देने से ही आता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।